ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा टॉपिक है पोस्ट मॉडर्निज्म और उसमें पार्ट 3 में हम आ चुके हैं पोस्ट मॉडर्न पोइट्री। शायद मेरी स्पीड इन पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न टाइम्स सारे लेक्चर्स की तरह थोड़ी थोड़ी तेज आपको महसूस होती रहेगी। साथ साथ चलिएगा और देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न नॉवल जो हमने देखा है और क्या पोस्ट मॉडर्न पोइट्री में भी वैसे कुछ ट्रेंड है, कौन से लीडिंग पोइट्स हैं, उनके क्या लीडिंग वर्क्स हैं और क्या उनके थॉट्स हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमने इसको बेसिकली डिवाइड कर रखा है सारे टॉपिक को 4 हिस्सों में। इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, जिसमें हम देखते हैं कि इनके हाई प्रीस्ट कौन से हैं, आर्किटेक्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड कौन से हैं, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, और फिर पोस्ट मॉडर्न नॉवल, पोस्ट मॉडर्न पोइट्री और पोस्ट मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न ड्रामा। तो अभी हमने अब तक जो है 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, हम तीसरे की तरफ हैं, यानी बहुत करीब है, हम इसको ये कवर कर लेंगे। एक हमारा टॉपिक अभी रह जाएगा, पोस्ट मॉडर्न पोइट्री हमारा इस वक्त का टॉपिक है, पार्ट 3। ये पोस्ट वार पोइट्री भी कहलाती है, पोस्ट मॉडर्न पोइट्री भी कहलाती है। यहाँ पे हमें जो एक चीज मिलती है सरियलिज्म। सबसे पहले इन द लेटर years of the 1930 there emerged the movement of surrealism। एक नई मूवमेंट हमारे सामने आती है, surrealism, movement of surrealism in Europe including England, primarily relating to the painting। स्टार्ट तो ये होती है पेंटिंग के साथ, एक सरियलिस्ट पेंटिंग है, वो क्या पेंटिंग होगी। Surrealism influenced the art of the poetry also। On the way of defining surrealism to see it is relation to the romanticism। ये किसी हद तक एक किस्म की रोमांटिक अप्रोच भी है। रोमांटिसिज्म बिल्कुल उन प्रिंसिपल्स पे तो नहीं है, क्लोज है। और दूसरे लेवल पे आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट रोमांटिसिज्म इंटेंसिफाइज बिकम surrealism। Another way to define it, to relate it to the realism, ठीक है। एंड इन दैट केस surrealism seen as the super realism। यानी दोनों आपको चीजें मिलती है, ये एक सुपर रियलिज्म भी है और ये एक कह लेंगे एक इंटेंसिफाइड रोमांटिसिज्म भी है। सो सरियलिज्म फिर क्या होगा, ये एक किस्म की फ्राइड की जो कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, ये उसको प्रैक्टिस करते यहाँ पे नजर आती है। ये एक ऐसी रियलिटी है जो ड्रीम रियलिटी, जिसे हम अनकॉन्शियस वर्ल्ड कहते हैं। जब आप सो जाते हैं तो लॉजिकल जो वर्ल्ड है वो सस्पेंड हो जाती है, और उसके बाद एक ड्रीम वर्ल्ड जब आपके सामने आती है और आपके जो अनकॉन्शियस है वो ड्रीम की शक्ल में चीजें आपको दिखाता है, नाइटमेयर्स दिखाता है आपको। सो for after all, dreams, nightmares, daydreams, emotionalism, irrationalism are also a part of real life that we live in, and it is these very aspects of the life that constitute the start of surrealism। So surrealistic painting एक यूज समझ लें कि ड्रीम पेंट किया होगा, जो अनकॉन्शियस प्रिंसिपल्स के ऊपर होगा, लॉजिक के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्शियस में लॉजिक होती है, अनकॉन्शियस जो है ना वो एक सुपर लॉजिक आप कहने से। और या कॉन्शियस में अगर रियलिज्म होता है तो वह सुपर रियलिज्म, यानी वो ऐसा है तो वो भी रियलिज्म, लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस ने उसको फॉर्म किया है। सो इन इंग्लैंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाय द पोएट्री ऑफ द डेविड गैस्कॉइन, who also wrote a short survey of surrealism। की बेसिक बुक भी आप इसको देख सकते हैं। सो डायल एंड थॉमस हमारे पास ऑथर आते हैं, सरियलिस्ट ऑथर। सो सरियलिस्टिक पेंटिंग कैसी किस्म की पेंटिंग है, बिल्कुल ड्रीम की तरह इलॉजिकल होगी, उसमें एनीथिंग इज पॉसिबल। जैसे ड्रीम में आप कुछ भी हो सकता है, कुछ चीजें मिक्सअप हो सकती हैं। मेटोनमी और डिस्प्लेसमेंट, ये 2 बड़ी क्वालिटीज होती हैं, फ्राइड ने कहा था ड्रीम के अंदर, मेटोनमी होती है और डिस्प्लेसमेंट होती है। तो वो दोनों चीजें मिक्स होकर एक ड्रीम बनता है। ड्रीम क्यों आते हैं, ऑब्वियसली इसके पीछे वो थियरी, और ड्रीम फिर सिंबॉलिक होते हैं, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है और फिर आप उसके मीनिंग तक पहुंच सकते हैं, और उसके अंदर से रियलिज्म निकाल सकते हैं, उसके अंदर लॉजिक निकाल सकते हैं। So a prominent poet associated with the surrealism were the Anglo-Welsh Dylan Thomas, who was born in 1914 and died in 1953. His contention is, as his ambitious and uneven first volume, Poems, 1934 में इसकी वॉल्यूम आता है पोएम्स का, suggest Thomas had begun to mold an extravagant and pulsatingly rhetorical style before he became aware of the important innovations of the international surrealistic writings. He was, however, decidedly a poet who thought in images। तो इसकी जो है वो सरियलिस्टिक जो टेक्निक्स हैं, जो इमेजेस ये क्रिएट करता था, पोइट्री के अंदर भी वो एक सरियलिस्टिक इमेजेस जो है इसने क्रिएट किए। ये उस थॉट को, उस फिलॉसफी को यहाँ अप्लाई किया अपनी पोएम्स के अंदर। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट।
So Thomas and other poets of the 40s are called new romantics. इस टाइम इनको कहते हैं जो लॉजिक की बाउंड्रीज को ब्रेक करके आगे बढ़ते हैं. Having greater affinity with Blake, Yeats, Lawrence than with Eliot and Auden. Some other poems of Thomas to remember are The Hunchback in the Park, After the Funeral, Over Sir John's Hill, Fun Hill, and Do Not Go Gentle into That Good Night. तो ये इसके फेमस वर्क्स हैं, ताकि आप जब चार्ट बनाएं तो इसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं. Portrait of the artist as a young dog. तो Portrait of the artist as a young man एक वर्क है जिसको इन्होंने यहाँ पे जेम्स जॉयस, हाँ जी, जेम्स जॉयस का जो नॉवल है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, तो इन्होंने इसको जरा ट्रांसफॉर्म किया है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग डॉग. 1940 में ये वर्क आता है. टॉमस रेजिस्ट्स द लिटरेरी ट्रेडिशनलिज्म ऑफ द एलियट स्कूल. ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने उसको ब्लॉक किया, उसको रेजिस्ट किया है. ट्रेडिशनलिज्म जो एलियट का स्कूल था, मॉडर्निज्म से ये आगे बढ़ रहे हैं ना. ही वांटेड टू no part of it. Poetry to him was not a civilizing maneuver, क्योंकि जो एलियट के था कि हमें वो सोसाइटी के साथ जोड़ता था क्रिटिसिज्म को. वो समझते थे आर्ट फॉर द सोसाइटी से एक होना चाहिए और इसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, सिविलाइज करना चाहिए चीजों को, सिविलाइजिंग मैनूवर के तौर पे, रिप्लांटिंग ऑफ द गार्डन्स की तरह. एंड इट वाज अ हॉलोकॉस्ट. इसके लिए क्या था? पोएट्री वाज अ हॉलोकॉस्ट, अ सोइंग ऑफ द विंड की तरह, कोई सिविलाइजेशन मिशन नहीं. टॉमस इज आल्सो नोन फॉर हिज कैची पैरोडिक title Portrait of the Artist as a Young Dog, his book of autobiographical short stories. इसकी short stories की ये collection है, Portrait of the Artist as a Young Dog, और autobiography अगर अपने ज़ाती तजुर्बात हैं उस मैंने उन्होंने शेयर की. Unfortunately, he had died of the drinking just as Marlowe died in the drunken brawl. क्रिस्टोफर मार्लो की यहाँ बात की जा रही है. क्रिस्टोफर मार्लो का कोई प्ले बताएं, और बता के बहुत पुराने जमाने में प्ले के जाते हैं. डॉक्टर फॉस्टिस, हाँ जी. कोई और भी? अच्छा अच्छा याद है आपको. रेनेसा अच्छा आता है मेरे ख्याल में. एडवर्ड टू. यस यस यस, गुड गुड. अनफॉर्चुनेटली ही हैड डाइड ऑफ ड्रिंकिंग. बिल्कुल उसी तरह कुछ इनके साथ भी हादसा पेश आया. हिज बेस्ट नोन वॉल्यूम पोएम्स रिमेन्स डेथ्स एंड एंट्रेंसेस. ये कलेक्शन है इनकी, 1946 में आती है. इन इट्स सरियलिस्टिक रिवोल्ट अगेंस्ट ऑल रेस्ट्रेंट्स ऑन द फ्री क्रिएटिविटी including logical reason, standard morality, social norms, ये सब इन्होंने ब्रेक किए. लॉजिक का रूल्स ब्रेक कर दिए और एक एक्सट्रीम किस्म के रोमांटिक थे. सो स्टैंडर्ड मोरालिटी खत्म की, सोशल नॉर्म्स को तोड़ा. तो ये सब कब टूटते हैं? ब्रेक करेंगे तो एक सरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप चले जाएंगे. सो टॉमस वर्क रिफ्लेक्ट्स one facet of postmodernism which finds more mature expression later in the later literature of the 1960s. तो डैलन टॉमस जो है उन्होंने प्रैक्टिस किया है सरियलिस्टिक जो है वो कॉन्सेप्ट्स को. द मूवमेंट पोइट्स. तो सरियलिस्टिक मूवमेंट्स के बाद इस ग्रुप के साथ भी ज़्यादा कुछ लोग एसोसिएटेड है. हमने सिर्फ एक को टच किया है सैंपल के तौर पे. एक और मूवमेंट भी है, द मूवमेंट पोइट्स उनको कहते हैं. A parallel crusade in the poetry to the effort of the angry young men in fiction during the decade of the 1950s was that of the movement poet. बिल्कुल ये एक पैरेलल मूवमेंट है, जैसे बिल्कुल एंग्री यंग मैन वर्क कर रहे हैं नॉवल के अंदर और ड्रामा के अंदर, दोनों फील्ड में वो वर्क कर रहे हैं. और बिल्कुल उनके पैरेलल जो मूवमेंट है बिल्कुल सिमिलर है उनसे काफी हद तक, लेकिन वो एंग्री यंग मैन का लेबल नहीं लगाते बल्कि द मूवमेंट पोएट्स कहलाते हैं. This too was conscious and deliberate, just as its counterpart movement in the fiction as it is. In 1955, a number of the verse manifestos found publication from the members of the group known as the movement. These manifestos were published in DJ Enright anthology Poets of the 1950s के नाम से एक एंथोलॉजी पब्लिश करते हैं जिसमें डिफरेंट पोएट्स का वर्क है. एंथोलॉजी कहते हैं कलेक्शन को है. तो उसमें DJ Enright एंथोलॉजी ये तैयार करते हैं. तो इसमें ये द मूवमेंट पोएट्स का ग्रुप आता है. नो बिलीफ इन ट्रेडिशन. ठीक है, इनका एक बेसिक वर्ड है, वॉच वर्ड है. लार्कन्स रिएक्शन टू मॉडर्निज्म इज नो लेस वायलेंट. फिर इनके फिलिप लार्कन एक पोएट है, उनका जो रिएक्शन आता है मॉडर्निज्म के साथ बड़ा वायलेंट किस्म का. आई हैव नो बिलीफ इन ट्रेडिशन. मुझे टेलियर सेट कह रहे थे ना, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट वाली जो बात है कि ट्रेडिशन को साथ लेके चलना है, पास्ट साथ होनी चाहिए. इन्होंने बिल्कुल या WB यीट्स का जो ट्रेडिशन की तरफ देखना है, दोनों लीडिंग मॉडर्निस्ट हैं.
तो ये इन्होंने लार्किन ने इसका एक बड़ा शदीद रिप्लाई किया है, आई हैव नो बिलीव इन ट्रेडिशन are a common myth, kitty, are a casual allusion in the poem to other points and the poets. To me, the whole of the ancient world, the whole of the classical and the biblical mythology meant very little. उसने कहा मेरे लिए ये सारी चीजें कोई वैल्यू नहीं. I think that using them today not only fills poems full of dead spots, कहते हैं उनको इस्तेमाल करने का मतलब है कि just you are filling the dead spots, but dodges the writer's duty to be original. कहते हैं ये नाइंसाफी भी है फिलिप लार्किन कि आप ओरिजिनल नहीं है, आप अपनी ओरिजिनल जो है क्वेश्चन की नहीं बात करें, ओरिजिनल नहीं है, आप खामखाई ट्रेडिशन में जाके जो है वो एक डेड थिंग्स को जो है वो ले रहे हैं. बल्कि इन्होंने तो कहा कि वो डेड पोएट्स हैं, उनसे जान छुड़ानी चाहिए. जो मर गए ना लोग, वो ही नहीं जान छोड़ रहे. जिंदा लोग नहीं इतना तंग करते जितना जो है इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में डेड लोग जो हैं वो तंग करते हैं. ये लार्किन की अंडरस्टैंडिंग है. So empirical in its attitude. So as Robert Conquest contended, the movement was empirical in its attitude to all the cosmos. तो इनका जो रवैया था वो बिल्कुल empiricist था, experiential था कि five senses जो आप सीखते हैं, समझते हैं, जो तजर्बा करते हैं, भाई वही जिंदगी है. वही existentialism का थोड़ा थोड़ा टच, नीचे का आपको टच यहाँ पे, अब जितने भी हमने आर्किटेक्ट पढ़े हैं उनका आगाज हो रहा है यहाँ पे. On the one hand, it was a reaction against the mythical new classism of the 1920s. On the other hand, it was opposed to the new romanticism of the 1940s. Even the new romanticism सामने आ रहा था, जो हमने पोइट्री में देखा, surrealistic पोइट्री वगैरह में, उसका भी ये रिएक्शन हमें नजर आता है. It was, one could surmise, a sort of realism which aimed at consciously narrow concerns of here and now. और ये रियलिज्म से भी खैर एक स्टार्क रियलिज्म बल्कि हम टर्म यूज करेंगे इनके लिए. और ये इनका कंसर्न जो है ना वो पास से करेंगे. कहते हैं पास की छोड़ो अब जान, और प्रेजेंट में क्या दुनिया है, क्या आप देखते हैं, नाउ की बात की जाए. एड्रेसिंग द वर्ल्ड ऑफ द एवरीडे एंगेजमेंट, क्लोजिंग ऑल विंडोज ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड बोथ इन टाइम एंड स्पेस. बंद करो ये टाइम एंड स्पेस में, हम पीछे चले जाते हैं, बाद आगे चले जाते हैं, बल्कि हमें आज के टाइम पे फोकस करके आज की हकीकतों का सामना करना चाहिए और इसी पे बात करनी चाहिए, यही तजुर्बा शेयर करनी चाहिए. So themes इनके क्या होंगे, the movement poets के. The movement poets shut their eyes to the whatever lurked beyond the tangible present. जो tangible realities हैं, touchable realities हैं, expressible realities हैं, या जो experienceable हैं, सिर्फ वही इनके लिए वर्ल्ड है. And mundane इनका जो है multitudes. The very dull and the drab, morbid and the monotonous life of the uneventful men and the matters were chosen as a subject matter. बिल्कुल ठीक है, डल है, ड्रैब लाइफ, मोनोटोनस लाइफ, प्रेजेंट टाइम की अनइवेंटफुल चीजें यानी ये चुनते हैं. उसमें से कोई ग्रैंड थीम और ग्रैंड इंसिडेंट्स, ग्रैंड हैपनिंग की तलाश उनको नहीं. Thus the anti-modernist of the Larkin and his fellow poets reflected the postmodern spirit of problematizing modernism. This postmodernism involves a going beyond modernism. तो मॉडर्न एक्सपीरियंस से ये और आगे जाते हैं और आप कोई पास्ट की तरफ नहीं देखते. यानी पोस्ट मॉडर्न का एक और हमें एटीट्यूड का पता चलता है, वो है कि प्रेजेंट पर ध्यान देना, नाउ की बात. फिलिप लार्किन इनके लीडिंग पोएट, the poet chosen for the common consent as the most significant of the movement poets is Philip Larkin, was born in 1922. ये सारा टाइम इन्होंने देखा, अवार्ड्स देखी, 1985 तक इनका टाइम स्पैन है. He still remains the best known of the group. His poetic work include The North Ship, The Less Deceived, The Whitsun Weddings, and The High Windows. It has been rightly remarked that the English poetry has never been so persistently out of the cold as it is with Philip Larkin. जितने कहते हैं कि cold behavior आपको, stark realism आपको नजर आएगा, लेकिन Philip Larkin में शायद ही English poetry में कभी आपको. So post-war mood of depression. Larkin represents the post-war mood of depression also. As he says in his novel Jill, novelist भी हैं, Jill novel लिखा 1946 के अंदर, events cut us ruthlessly down to size. ये खुद लिखते हैं novel में, events cut us ruthlessly down to size. His other novel is Girl in Winter 1947. जब पाकिस्तान बना था उसी साल इनका नॉवल आता है गर्ल इन विंटर. लार्किन हैज समथिंग ऑफ द बोथ फ्रॉस्ट एंड हार्डी इन हिम. ऐसे आपको लगेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी इनके अंदर आपको मिलेंगे और टॉमस हार्डी भी इनके अंदर आपको मिलेंगे. राइटिंग स्मॉल पोएम्स ऑन द स्मॉल अफेयर्स ऑफ द लाइफ.
चुके हैं. Small poem है, small fable, and sharing their skepticism, even nihilism of the times, but always reassuring in his love for the every ordinary things of life. The focus इनका present पे है, बिल्कुल ordinary experiences, small experience जो insignificant चीजें हैं, उनके ऊपर इनका focus है. His poetry, no wonder, becomes the truly representative of the post-war outlook on life and cosmos. Larkin's tirade against the meta-narratives of the modernism. Modernism जो एक grand narrative, एक meta-narrative की search कर रहे थे, past की तरफ देख रहे थे, tradition से उम्मीदें लगाए बैठे थे, और present से उनकी discontent थी, ये बिल्कुल उसके against है. Is one form of the postmodernism that emerged in 1950s. ये attitude हमें मिलता है लार्किन के अंदर. Okay, Robert Conquest जो है हमारे पास next है, whose poetry is largely devoted to the depiction of the landscape, of course, with man as in Wordsworth as an integral part of the nature. ये बिल्कुल nature के साथ Wordsworth की तरह man और landscape के साथ mix करते हैं इसको. The subject matter in the true spirit of the movement remains a reality, that is the commonplace, but his approach is rather intellectual. Some of his notable words poem appears in the volumes entitled Poems. ये volumes आते हैं इनके कुछ 1955 के अंदर, Between Mars and the Venus 1962 के अंदर, and Areas for a Love Opera 1969. ये collections हैं इनकी different जो हैं volumes में publish होती है. D.G. Enright हमारे next poet हैं. One more of the core groups, so to say, that of the movement is the J.D. शायद होना चाहिए D.J. खैर उसको बाद में ठीक कर लेते हैं. Enright जो हमारे पास आते हैं, who is known not so much by his own poems, by his edited work, Poets of the 50s. इनका जो वर्क है जिसमें इन्होंने कलेक्शन जो पब्लिश की थी, एंथोलॉजी जो पब्लिश की थी, और साथ साथ एक लिहाज से मैनिफेस्टो भी. His own poems are included in his language, Haina, Some Men Are Brothers, and The Old Adam 1965 के अंदर. His poetry has for its subject in the individual man, just as in Larkin, in all his conditions, treating his suffering with sympathy, also with indignation. But he always upholds individual dignity, reiterates strong faith in it. His language, also like Larkin's, is derived from the colloquial speech, stripped of all elaborations. बिल्कुल Larkin की तरह जैसे common, ना सिर्फ उसका theme है, common experiences, subject matter है, बिल्कुल common, colloquial, local, आम आदमी की जो जुबान है, वो भी इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं ये दोनों poets. He has a style marked by the ironical disgust of the hypocrisy and cruelty. खास तौर पे जो hypocritical, अक्सर authors का behavior होता है hypocritical, उसको ये dislike करते हैं, और cruelty और war को भी दायरे, war का इतना सारा experience है. उसके बाद हमारे पास है एक नॉन मूवमेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेड ह्यूज है. टेड ह्यूज इज फेमस फॉर हिज